तो प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट पाने के लिए रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। तो आगे बढ़ते हैं। पहली अपडेट ये है कि आरवीडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहते हैं। तो एक पॉडकास्ट के दौरान बात करते हुए आरवीडी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहोगे, तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी चाहेगी, जब भी उनके पास मेरे लिए प्लान होंगे, जब उनके पास अच्छा टैलेंट का रोस्टर होगा जो मुझसे कम्पीट कर पाएगा, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनका क्या प्लान है, उनका क्या एजेंडा है, और जो नॉर्मल लुकिंग गाइज होते हैं उनको लाने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या प्लान है। लेकिन मैं यहीं कहीं हूँ और डब्ल्यूडब्ल्यूई जब मुझे चाहे तब मुझसे बात आके कर सकती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव है आरवीडी। और मैंने आपको ये स्टोरी इसीलिए बताई क्योंकि आरवीडी की रेसलिंग स्किल्स बड़ी कमाल की हैं। वो थोड़े भोले भाले दिखते हैं पर बहुत रेसलिंग स्किल बड़ी कमाल की है। बहुत अच्छी किकिंग करते हैं, बहुत अच्छे हाई फ्लैंक्स मूव्स लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसलिंग स्किल्स हैं उनकी। और आरवीडी का जो पहला रन था डब्ल्यूडब्ल्यूई में सन 2000 के आसपास की बात है, वो बहुत बढ़िया गया था। जॉन सीना से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते थे। और जो उनका दूसरा रन था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में खास गया नहीं, 2014-15 के आसपास की बात है। और उस दौरान कुछ खास यूज हुआ नहीं, तो फिर वो वापस चले गए अपने इंडिपेंडेंट सर्किट में। अब बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में, जिनको हमने एक्शन में तो नहीं देखा लेकिन बैकस्टेज प्रोमो देखा था स्मैकडाउन के एपिसोड के दौरान। तो उनके रिगार्डिंग खबर ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको प्लेस किया है सेकंड हील के रूप में स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज के बाद। यानी जो हीलों का गुट है उसमें नंबर 2 पे आएंगे हमारे कैरियन क्रॉस। मजाक कर रहा हूँ, मतलब सीरियस कह रहा हूँ। इसे कहते हैं ट्रिपल एच के राज में बहुत बढ़िया प्रमोशन मिलना। सीधा ही आप सेकंड मोस्ट हील बन चुके हो स्मैकडाउन के रोस्टर में। और कैरियन क्रॉस ये डिजर्व भी करते हैं क्योंकि एनएक्सटी के रन के बाद जब वो रिलीज हुए तो उससे पहले वो बहुत बढ़िया मोमेंटम में थे, बहुत बढ़िया फ्लो में थे। लेकिन जब वो मेन रोस्टर पे आए तो वो जेफ हार्डी से कुछ ही सेकंड्स में हार गए और उसके बाद वो रिलीज हो गए। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते ही वो सेकंड स्पॉट पे पहुंच चुके हैं स्मैकडाउन के रोस्टर में हील्स के गुट में। तो बढ़िया है कैरियन क्रॉस के लिए और स्कारलेट के लिए। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग के बारे में, जिनका मैच हुआ था सर्वाइवर सीरीज 2016 में। और इस मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर हार गए थे सिर्फ 90 सेकंड में। और फैंस के लिए बड़ा ये मतलब शॉकिंग मोमेंट बन गया था जब गोल्डबर्ग इस मैच को जीत गए। तो टॉक इस जेरिको के शो पर थे गोल्डबर्ग और उन्होंने हमें ये बताया कि ब्रॉक लेसनर का आइडिया था ये स्क्वॉश मैच का। और गोल्डबर्ग ने कहा कि मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है और वो है। और मुझे नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर ऐसे भी आइडिया रखता है, जबकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में या फेक रेसलिंग के बारे में बहुत अनाप शनाप बकता रहता है। उसके बावजूद उसके पास ऐसे आइडियाज होते हैं और उसको मौका मिला और उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने 90 सेकंड का स्क्वॉश मैच वाला आइडिया रख दिया। और गोल्डबर्ग ने ब्रॉक लेसनर की बड़ी तारीफ करी और ये भी कहा कि मैं 12 साल के बाद वापस आया और मैं सीधा ब्रॉक लेसनर को हरा दूं और मैं जाके विंस मैकमैन से कहूं कि मुझे ब्रॉक लेसनर को हराना है वरना मैं जा रहा हूं यहाँ से। इस तरीके से मैं काम करता नहीं। और एंड में गोल्डबर्ग ने 2 लाइन बोली कि ब्रॉक लेसनर बड़ा क्रिएटिव है और बड़ा अनसेल्फिश है। और क्रिएटिव और अनसेल्फिश सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं सोच रहा था कि ब्रॉक लेसनर के बारे में कितनी धारणाएं बनी हुई हैं कि ब्रॉक लेसनर बड़े घमंडी टाइप के हैं। और एक चीज और कि जिंदर महल के साथ उन्होंने काम नहीं किया था, जिसकी वजह से जिंदर महल को अपना टाइटल लूज करना पड़ा था एजे स्टाइल्स से। तो ब्रॉक लेसनर की इज्जत प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, आपको ब्रॉक लेसनर के लेवल तक का बनना पड़ेगा। तो शायद मैं ऐसा ना कर पाऊँ, तो मेरी दोस्ती तो हो नहीं सकती ब्रॉक लेसनर से। अब बात करते हैं हिट्रो के बारे में, जिनका आज रिटर्न हो गया। और उन्होंने बताया कि कैसे ट्रिपल एच ने उन्हें कॉल अप किया और कैसे वो स्मैकडाउन पे आए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बो डाला ने बताया कि ट्रिपल एच उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहते थे और मैं हमेशा उन्हें अपनी क्लिप्स भेजता था, अपने पार्टनर की क्लिप्स भेजता था। मैं बताता रहता था उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरी टीम क्या कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रिपल एच ने हमारी टीम को खड़ा किया था। ट्रिपल एच ने एक और मेंबर को ऐड किया था। इनके एक और मेंबर भी हुआ करते थे स्वेरवे, जो कि अब AEW के साथ साइन में है। फिर उन्होंने बताया कि ट्रिपल एच ने उनसे कैसे कॉन्टेक्ट किया। तो वेडनेसडे का दिन था पिछले हफ्ते का और ट्रिपल एच का उन्हें कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। जिस पर डॉला ने कहा कि मैं टूर पे हूँ, मेरे पार्टनर रेसलिंग में किसी और रेसलिंग प्रमोशन में इंडिपेंडेंट सर्किट में, साथ ही साथ हमारी फीमेल पार्टनर मॉडलिंग में ध्यान दे रही है। जिस पर ट्रिपल एच ने कहा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ये बताओ कि तुम कितनी देर में यहाँ पहुंच सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्मैकडाउन में। जिस पर डॉला ने कहा कि अगर आप हमें साइन करना चाहते हो तो हम कल ही आ जाते हैं। जिसके बाद हमने प्लान किया, हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और हम फाइनली स्मैकडाउन के एपिसोड में अपेयर हो गए। तो बड़ी कमाल की स्टोरी है, कैसे एक टैग टीम रिलीज हो गई और कैसे वो वापस आ गई। बड़ी कमाल की स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रिपल एच इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे तो बहुत से लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे। और बो डाला ने भी एक कमेंट किया कि ट्रिपल एच कई लोगों को वापस लाना चाहते हैं और कई लोग उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी हैं। और मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि ट्रिपल एच ने एक ट्रेंड सेट कर दिया है, जहां पे बाहर के जो सुपरस्टार हैं जैसे AEW में, इंपैक्ट रेसलिंग में, उनको लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्हें मौका मिल सकता है, उनको चैंपियनशिप मिल सकती है, उनको बुकिंग भी अच्छी मिल सकती है। और ट्रिपल एच काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, स्पेशली रिलीज सुपरस्टार्स के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कृपा दृष्टि बनी हुई है और आगे भी बहुत से सुपरस्टार पे कृपा दृष्टि बनेगी हमारे ट्रिपल एच की। अब बात करते हैं फिन बैलर के बारे में, जिनका अनफिनिश्ड बिजनेस अभी भी बाकी है हमारे
है रोमन रेंज के साथ। इसी बात को लेकर फिन बैलर से सवाल पूछा गया कि आपका क्या मामला है रोमन रेंज के साथ, जिस पर फिन बैलर ने जवाब दिया कि हाँ, मेरा अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है रोमन रेंज के साथ। हमारा जो मैच हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में, उस दौरान वो जो एक मिस्टीरियस रोप ब्रेक हुआ था जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुआ मैं और मुझे स्पेयर पड़ा, जिसकी वजह से मैं पिन हो गया। और इस मामले को क्लियर करने के लिए हमें एक और मैच करना होगा, यानी रोमन रेंज और मुझे, और देखते हैं हम क्लैश एट दी कासल के बाद ये मैच कर पाते हैं या नहीं। तो फिन बैलर ने तो कॉल अप कर दिया है रोमन रेंज को, देखते हैं कि रोमन रेंज के साथ उनका मैच होता है या नहीं, क्योंकि डीमन बैलर को हरवा दिया गया रोमन रेंज के आगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीमन बैलर रोमन रेंज को भी हराए एक बार। और साथ ही साथ इनकी स्टोरी भी पेंडिंग है, वो जो मिस्टीरियस रोप ब्रेक वाली बात मैंने आपको बताई। तो देखते हैं इनका मैच कब होता है। अब बात करते हैं हम रोमन रेंज के बारे में, कैरियन क्रॉस के बारे में, क्लैश एट दी कासल के बारे में, ड्रू मैकिंटायर के बारे में, सर्वाइवर सीरीज के बारे में, एक्सट्रीम रूल्स के बारे में। काफी कुछ बताना है आपको। तो मामला ये है कि ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का मैच होने वाला है क्लैश एट दी कासल में। बीच में एंट्री होती है कैरियन क्रॉस की, जिनको अभी ऐड नहीं किया गया है क्लैश एट दी कासल वाले मैच में। लेकिन जिस हिसाब से उनकी फ्यूड चल रही है, जिस हिसाब से वो इंडिकेशन दे रहे हैं, ज्यादातर चांसेस यही है कि कैरियन क्रॉस को इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाले मैच में ऐड कर दिया जाएगा। और क्लैश एट दी कासल के बाद है एक्सट्रीम रूल्स, जहां के लिए WWE ने अब तक रोमन रेंज को एडवर्टाइज नहीं किया गया है अब तक। बाद में भले कर दे, वो बात अलग है। उसके बाद है सर्वाइवर सीरीज। तो सोर्सेज से हमें ये पता चला कि कैरियन क्रॉस वर्सेस रोमन रेंज का मैच सेट हो चुका है सर्वाइवर सीरीज के लिए। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि एक्सट्रीम रूल्स में तो रोमन रेंज आने नहीं वाले, सर्वाइवर सीरीज में कैरियन क्रॉस और रोमन रेंज का मैच होने वाला है, यानी टाइटल स्प्लिट के चांसेस हैं। और आपको पता ही है कि सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन, ब्रांड वर्सेस ब्रांड का थीम होता है, और उसके लिए हमें अलग अलग चैंपियन चाहिए। और मौका ये है कि क्लैश एट दी कासल में WWE टाइटल को स्प्लिट कर दे। और एक चीज ये भी है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में आप इतना बड़ा मोमेंट तो बनाओगे नहीं, मेरे हिसाब से पेपर व्यू में ही ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है, और स्पेशली क्लैश एट दी कासल में जहाँ पे 70,000 की ऑडियंस होगी। तो आई होप अब आप समझ गए कि पूरा मामला क्या है, कितने पेपर व्यूज बचे हैं और कितने चांसेस हैं टाइटल स्प्लिट होने के। इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।